नाउ कम फॉर द इंग्लिश पोर्शन, ठीक है, ये बेसिक गाइडलाइंस थी आपके लिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ऑलवेज रीड योर क्वेश्चंस बिफोर इन योर रीडिंग सेक्शन, then you have to read your passage. It will definitely save your time. क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपके माइंड में पहले क्लियर होगा कि मुझे ये क्वेश्चन है जिनका ध्यान रखना है। पैसेज में जैसे ही वो आपको वर्ड मिलते जाएंगे आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन, फिर पैसेज पढ़ोगे। इट्स बेटर you can save your time by reading the questions first and passage later on. Second is never leave any question. हमेशा याद रखना कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपने क्वेश्चन किए आप अपने टिक करते जाइए अपने पेपर पे कि हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ताकि जब आप पेपर दोबारा देखें और उस चीज को फिर आपको ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन आता है बाद में कर लेंगे और बाद में भूल जाते हैं बीच में, तो हमेशा उस पर आप अपने आंसर्स कभी टिक नहीं करने, बट जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको आप टिक करते जाओ, ताकि आपके लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एज फार एज राइटिंग सेक्शन इज कंसर्न, स्टिक टू द फॉर्मेट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ठीक है। अगर आपके 5 मार्क्स का है, इट मींस 1 शीट, 1 कंप्लीट शीट इज टू बी फिनिश्ड, राइट। और मार्जिन, जो आप एक साइड तो मार्जिन आता है, अनदर साइड मार्जिन इट शुड बी ओनली 1 फिंगर मार्जिन, नॉट मोर देन 1 फिंगर मार्जिन। 1 फिंगर मार्जिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना मार्जिन आपको रखना है। 5 मार्क्स मतलब एक पूरा पेज, एंड लीव एम्पल स्पेसेस। जहां भी आपको राइटिंग सेक्शन में बताया गया कि डेट के बाद लाइन छोड़ो, एग्जाम शीट में भी वहां पे लाइन छोड़ो। इट विल गिव अ नीट लुक टू योर पेपर। आपका पेपर बिल्कुल नीट होना चाहिए, हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एनफ टू रीड, so that the examiner can read it without any difficulty. Okay, as far as literature grammar is concerned, do ample practice, do ample practice. There is nothing, no shortcuts for grammar. Grammar either full or zero. अगर आपने एक वर्ड की भी गलत की, सपोज इट्स डिड नॉट, और आपने डिड नॉट में आई नहीं लगाया, क्रॉस, दैट्स इट, 0 मार्क्स, नो हाफ मार्क इज गिवन इन ग्रामर। लिटरेचर पोर्शन में डू नॉट राइट डाउन योर आंसर्स इन, कोई 6 हो गए, अगर 4 भी बोले, 5 भी लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट का यूज करो, एंड वो पॉइंट एक स्टैंडर्ड तरीके के होने चाहिए। उसके बाद अंदर जो एक्सप्लेनेशन करोगे उसमें जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में भी तो आपके कई सारे मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको आप क्या करो, पेंसिल से मार्क करो, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, बहुत सारे प्रोसेस है हमारे पास। तो उन प्रोसेस का आपको ये ध्यान रखना है, आप उसको सीक्वेंस वाइज रखो। बच्चे कई बार होते हैं कि याद तो सब है बट शफल करके लिख देते हैं, है ना। जो चीज पहले होनी है उसके बाद होनी है, स्टेयर्स एक साथ तुम चढ़ते हैं तो आप उसको शफल नहीं करोगे, ठीक है। एंड जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो, 2 पेन यूज करने हैं और दोनों ब्लू यूज करने हैं, एक जेल होगा और एक डॉट पेन होगा, बॉल पेन, ठीक है। अगर आपको हैबिट है कि आप बॉल पेन से ही लिखते हो, तो जो आप अंडरलाइन करोगे ना वो आप जेल पेन से कर लो या फिर पेंसिल से कर लो, ठीक है। किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो, जैसे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में हमारा डिफरेंस है, उसको आपको सीधा आप चार्ट तो बनाते हो, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, बेसिस नहीं लिखते। उसका बेसिस क्या होता है, की पॉइंट्स, जैसे नेचर क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट्स के स्कोप क्या है, तो आपको डिफरेंस के साथ साथ बेसिस भी बनाना है, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज के पेपर में आपके वर्ड लिमिट्स होते हैं, 50 to 75 वर्ड्स के 3 मार्क्स के आंसर लिखते हैं, तो आप उन वर्ड लिमिट्स में स्टिक रहना। ऐसा तो नहीं है कि 70 वर्ड्स लिखे तो 70 ही हम लिख पाते हैं, बट आसपास होना चाहिए ना, उससे ज्यादा लिखो, ज्यादा तो क्यों लिखना, बट टू द पॉइंट सारी चीजें लिखनी है उतने ही वर्ड्स में, ठीक है। यस मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फ्लो चार्ट, स्टेप्स जो होते हैं जिसको मैंने सीक्वेंस में बताया, उसका आप क्या करो, आपने लिखा द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस आर, फर्स्ट लाइन लिख दी, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाओ। जिसके फ्लो चार्ट बन सकते हैं पेपर में बना के आओ, उसके इंपॉर्टेंस हो गया, स्टेप्स हो गए, इनके आप लोग फ्लो चार्ट बना के आने, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। संगीता में एक नोटबुक चेक कर रही थी, द पॉइंट्स दे आर वेल रिटन, बट व्हाट वाज द फॉल्ट,
that the answer was not in a proper sequence. आपका जो भी क्वेश्चन है, आप जो आंसर्स लिख रहे हो, इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए. यू हैव टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे इंग्लिश की बात करें तो अगर आपने लिखा है that these lines have been taken from this chapter written by this, you have to underline this point. Okay, always remember whatever important points you are having, underline them. Use proper headings and diagrams. आपको प्रॉपर हेडिंग्स, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स. फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, आपको आंसर शीट पे कोई भी रफ वर्क नहीं करना है. अब करोगे कहाँ? क्वेश्चन ये है, लास्ट पेज जो आपके आंसर शीट का होगा, आप उस चीज को ऑक्यूपाई करोगे फॉर द रफ वर्क. आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए रफ वर्क, और सारा रफ वर्क आप वहीं पे करोगे. ऐसे नहीं करना है कि आपने फॉर्मेट बनाया अकाउंट्स का एंड उसके बाद आपने नीचे सारा रफ वर्क भी वहीं कर दिया, वर्किंग नोट भी वहीं पे कर दिया. रफ वर्क एंड वर्किंग नोट में डिफरेंस होता है. रफ वर्क हम क्या करते हैं, तनिषा आप बताएंगे प्लीज मुझे? मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी, क्योंकि डिजिट्स हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती है. राइट, सिट डाउन. और वर्किंग नोट क्या होता है महक? स्टेटमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, उसको लेके एक पर्टिकुलर रूल्स दिए गए हैं हमारे. और किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, कोई भी फुट नोट हो गया जो आप उसमें नहीं दिखा सकते हो. फुट नोट भी आप फॉर्मेट के नीचे एक नोट डालोगे एंड वहां दिखा दोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज. वो हमारे अकाउंट्स में बेसिकली नहीं आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोई भी आंसर मेसी नहीं होना चाहिए. हम क्या करते हैं कई बार, लाइक हमने आंसर लिखे एंड उस पर हमने रेपिटेटिव नेचर में एक ही बात लिख दी. ठीक है, आइडेंटिफाइंग दी ऑल्टरनेटिव्स, उसी को आपने बार बार वही चीज हर सेंटेंस में, नॉर्मली बच्चे करते हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है. आपको जो भी अंदर एलैबोरेशन आप लिखोगे दैट शुड बी टू द पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट है ऑप्शन प्लस स्टेटमेंट आंसर. इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है. इस बार शायद सावन ने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, ए पार्ट लिख दिया. ऐसे नहीं करना, सिर्फ आप ऑप्शन नहीं लिखोगे. फर्स्ट ए एंड आफ्टर दैट 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास. उन ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग है, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन चूज करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग आंसर था, ए पार्ट एंड कंट्रोलिंग, ताकि एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज ना हो, जो चेक कर रहा है आपके पेपर को वो कंफ्यूज ना हो. कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं अंजलि, बताओगे आप? क्या कंफ्यूजन हो सकता है इसमें? ऑप्शंस में क्या कंफ्यूजन हो सकता है? जैसे सावन ने लिखा होता फर्स्ट एंड ए, तो उसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है एग्जामिनर को? महक, क्या कंफ्यूजन हो सकता है? कई बार हो जाता है, हम ए ऐसे लिख रहे हैं, वो डी ऐसे कई बार बन जाता है, तो एग्जामिनर वहां क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर द सेफर साइड आप क्या करोगे, फर्स्ट ए एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, सिट डाउन बोथ ऑफ यू. उसके बाद है कई बच्चों की हैबिट होती है ऐसे कट करना, बिल्कुल वो बिल्कुल इतना गंदा दिखता है, दैट डजंट लुक गुड, राइट. तो आपको क्या करना है, अगर आपका इतना पोर्शन रॉन्ग हो चुका है, आप सिंपली 2 कट लगा दो उस पर, या फिर एक वर्ड रॉन्ग है तो 1 कट लगा दो. ठीक है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई विल टेक ओनली 2 और 3 मिनट्स, क्योंकि जो बेसिक आप लोगों के पॉइंट्स हैं आई थिंक मैम ने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं. आई विल डिस्कस अबाउट जो आप लोग इकोनॉमिक्स का जो 10th क्लास में भी कुछ पोर्शन आता है, 12th में तो आता ही है, जो पर्टिकुलर एग्जाम होता है आप लोगों का, उसमें जो आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों की ओपिनियन पूछी जाएगी. ठीक है, ओपिनियन आप लोगों की, जब जिस क्वेश्चन में आप लोगों की ओपिनियन पूछी जाए, हालांकि सभी टीचर्स का बोलना है कि जो क्वेश्चन का आंसर दोगे आप बिल्कुल स्टिक दोगे, लेकिन जहां पर ओपिनियन पूछी जाए वहां पर ब्लंट आंसर देने की बजाय आप लोगों को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे से आंसर करना है उस क्वेश्चन का. 2 और 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे आप लोगों को जिसमें आप लोगों की ओपिनियन पूछी जाएगी. सेकंड इज
जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे टेबल डायग्राम की फॉर्म में मिलेंगे। अब मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर में से मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे उसमें से भी मिल सकते हैं। अब उसमें से कुछ लाइन आपको टेबल या आपको जो डायग्राम की फॉर्म में जो आप लोगों को मैटर दे रखा, जो मटेरियल उसमें प्रोवाइड करवा रखा, उसमें से कुछ लाइंस आप लोगों को अपने आंसर में कोट करनी ही करनी है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक टेबल आई थी, उस टेबल को यूज करके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, उसके साथ साथ आपको डायग्राम और चार्ट, उसके लिए एक ये लगा लो आप लोग, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी लाइन को कोट करना है। लास्ट है, अगर जर्नल जो फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, हम मैक्रो की बात करें, माइक्रो की बात करें, एचबीएससी में जैसे माइक्रो और मैक्रो आती है, और सीबीएसई की अगर हम बात करें मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स आती है, टू बुक्स हैं। अब उसमें जो आप क्वेश्चन लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों से अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर के ऊपर पूछ लिया जाए या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब आप लोगों को जनरली आप लोग विलेज से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के वैसे हो, तो आप लोगों को विलेज उसके एग्रीकल्चर के बारे में पता सब कुछ है, बट आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा लिख देते हो, लेकिन उसमें आप एक चीज मिस कर देते हो, जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती है ना, पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं, वो उस क्वेश्चन में यूज नहीं करते। वहां पर आप क्वेश्चन चाहे कितना भी लेंथी लिख लेना, मार्क्स आप लोगों को किसी भी वे से आप लोगों को पूरे मार्क्स वहां पर नहीं मिलेंगे। तो आप इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस चीज का बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसमें इकोनॉमिक्स की टर्म जरूर आनी चाहिए, चाहे वो 10th के हैं या फिर 12th के हैं। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो आपको एनी हाउ सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैम ने दी है। जो सीबीएसई है हमारा, वो एक और तरीका बताता है क्वेश्चन आंसर लिखने का, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइड से क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सीबीएसई में ये नेसेसरी है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 बीच में डालोगे, ये क्राइटेरिया है सीबीएसई का। आप साइड में लिख दो, दे विल चेक, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट द क्वेश्चन इन बिटवीन द लाइन्स, क्वेश्चन नंबर 1, देन यू विल राइट द आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 1 भी जो है सेंटर में लिखेंगे आप। और ये जरूरी है, जैसे हमारे में आता है फिजिक्स सेक्शन अलग है, बायो सेक्शन अलग है, केमिस्ट्री सेक्शन। बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने फिजिक्स सेक्शन चूज किया, फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने फिजिक्स किया और फिजिक्स में ही कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लगता है कि चलो बाद में करेंगे, फिर आप बायो करते हो, फिर आप केमिस्ट्री करते हो, तो जब आप लास्ट या तो उसी टाइम स्पेस छोड़ दीजिए थोड़ा बहुत, तब ये 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, या लास्ट में आप करते हो तो उसके बाद आप सेक्शन जरूर डालिए, सेक्शन जरूर। और जो चेकिंग फॉर्मूला होता है सीबीएसई में, वो बिल्कुल लिमिट टू लिमिट होता है। जैसे कहीं पर आपने यस या नो भी पूछा है ना, तो यस या नो तक भी अगर आप आंसर देते हो ना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप ये बता दीजिए कि इसका आंसर यस है या नो है, एंड एक्सप्लेन इट। और आप बच्चे सोचते हो कि मुझे ये तो पता है आंसर यस आएगा या नो आता है, लेकिन आगे नहीं पता, तो राइट यस आल्सो। अगर आप यस भी लिखते हो उसके लिए स्पेशल मार्क्स है, हर एक पॉइंट के लिए आपको सीबीएसई में नंबर मिलता है। हरियाणा बोर्ड एमसीक्यूज है, 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे तुम्हारे, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मैथ्स है, ये सारी चीजें। वैसे तो मैं तुम्हें सारी चीज बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ है तो कोई भी डाउट है अभी पूछ लेना। अब जो वो क्वेश्चन होंगे, हमें पता है, तुम्हें भी पता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर पढ़ना, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, इतने अच्छे से पढ़ना। एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे लगेंगे कि ये हमारे क्वेश्चन है, हमने देखे हुए, दोबारा फिर उस क्वेश्चन पेपर को जो तुम्हें उस टाइम ये लगे कि ये हमारे क्वेश्चन है, हमें देखे हुए, वहां टिक टिक। मेरा जैसे मैं खुद के लिए करती थी, वहां पर एस का मतलब था कि श्योर हूं मैं इसके लिए। उसके बाद मैंने उसी क्वेश्चन पेपर को दोबारा फिर पढ़ा, दोबारा जब मैंने पढ़ा तो मेरे पास जिसमें मैं श्योर थी वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, वो तो मैं हूँ श्योर हो चुकी हूँ। उसके बाद जो दोबारा क्वेश्चन पेपर पढ़ा, वहां पर मेरे पास डाउट आया 50-50 का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये 100% आता है। सब कहते हैं 2 क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे, 2 लगेंगे है ही नहीं, 2 ऐसे लगेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वहां पर मैं लिखती थी क्वेश्चन पेपर पे एफ, क्वेश्चन पेपर पे एफ की 50-50। फिर तीसरी बार फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ा,
मेरे 2 क्वेश्चन जा चुके हैं, तीसरी बार फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ा, वहां पर मैं लिखती थी जब मुझे बिल्कुल ही जिस पे ये होता था ये तो मैं कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकते, ये तो आएंगे ही नहीं, समझ में नहीं, कभी देखे भी नहीं ये क्वेश्चन, वहां पर मैं लिखती थी डी। उससे क्या हो जाता था, माइंड में सबसे पहले क्लियर चीज हो जाती थी कि मेरे जो है इतने परसेंट जो है मेरे जो मुझे क्वेश्चन आते हैं इतनों में मैं श्योर हूँ, ये 50 जो श्योर है पार्ट्स में डिवाइड करो अपने क्वेश्चन पेपर को। उस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले सविता मैम ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है तो वो बीच में लिखना है, उसका आंसर जो है बीच में लिखना, आता है लिख दो, नहीं आता उसका स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो उस टाइम के लिए। जो जो आ रहा है पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, हिस्ट्री का पोर्शन है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल का है पॉलिटिकल में, सबके क्वेश्चन जो श्योर है सबके पोर्शन में लिखते चले जाओ, लेकिन जो नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस भी छोड़ना है, ये सब के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे पास जो है कहीं से कोई जरा सी कोई भी एक उम्मीद की किरण आ जाती है, होता है ये बोर्ड में, सच में होता है कि कहीं से एक आ जाती है, और हमारे पास जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है कि मान लो कि हमारा क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की स्थापना कब हुई, 1966 में हुई, ठीक है, किसी बच्चे को नहीं आ रहा और मैडम जो है पेपर कलेक्ट करिए, तुमने स्पेस छोड़ रखा है उस चीज के लिए, ठीक है, किसी ने बोल दिया 1966, तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं, पेपर पलट रहे हो, 1 मिनट इतने मैम तुम्हारे तक पहुंचेगी, इतने तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्या है, हिस्ट्री के अंदर जो है और वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आता है उनके अंदर ये भी और ये भी, कुछ एक जो थोड़े से एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे होते हैं जो उनका माइंड कुछ ज्यादा ही चलता है, वो सोचते हैं कि मैं दोनों कर दूंगा तो जो क्या होगा मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ओवर अटेम्प्ट हो जाएगा वो, वहां पर तुमने सिर्फ एक ही करना है, और है एक ही करना है। दूसरा, पहले क्या बोलते थे हमारे टाइम में जब क्वेश्चन पेपर आता था, क्वेश्चन पेपर में सब ये बोलते पहले वो वाले क्वेश्चन करो जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें तुम 100% श्योर है, लेकिन अब क्या है, तुम जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको फर्स्ट पहले करो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का अपना एक क्राइटेरिया माइंड में सेट करके रखो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 से 3 लाइन बस, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 से 3.5 लाइन, 4 भी पूरी नहीं करनी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा, वो हिस्ट्री नहीं है अब कि तुम लिखते जाओ, शीट फिल करते जाओ, फिल करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, अब वो सिस्टम ही खत्म हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो। अब उसका क्या हो रहा है कि आपको एक चीज लिखने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप अपनी एक सीट को ये कर लो कि मुझे जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 10 to 15 लाइन्स, 15 लाइन बहुत हो जाती है, लेकिन उसको लिखना किस तरीके से, पॉइंट को हाईलाइट करो, तुम्हारे को कोई डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को, कोई जो तुम्हारा थॉट्स जिसने लिख रखा है उसका नाम मेंशन करो, उसको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से, फ्लूड यूज नहीं करना, बोर्ड में फ्लूड यूज करते ही नहीं है। सबसे पहले कटिंग हो जाए, मिस्टेक्स हमसे होते हैं, उसको इतनी जोर से मत रब करो, हल्का सा उसको इस तरीके से कट करो कि वो ज्यादा कटिंग करनी ही नहीं है, जहां तुम्हारे को, तुम अपने पेपर को जब खोल के देखोगे ना, तुम उस कटिंग को देख के दिमाग में वैसे ही नेगेटिव आ जाएगा, हल्का सा उसको कट करो ताकि तुम्हारे को ये हो कि हाँ यहाँ गलती हुई थी, वो तुम्हें पता है, तुमने ठीक कर दी, हो गया वो ठीक। कटिंग नहीं करनी, फ्लूड यूज नहीं करना, क्वेश्चनों पे हिस्ट्री पॉलिटिकल जियो कुछ भी हो लंबा नहीं खींचना, और की तरफ नहीं जाना, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो तुम्हारे को 100% आए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लोग क्या करते हैं, MCQs सबसे पहले कर देते हैं, MCQs को लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि लास्ट के MCQs ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट के 15 मिनट में एक ही तो वर्ड लिखना होता है MCQs में, या फिर टिक ही तो लगाना होता है, उस MCQs को लास्ट में टिक लगाते चले जाओ, पहले वो क्वेश्चन लिखो, चाहे वो 3 मार्क्स के हैं चाहे वो 5 मार्क्स के हैं। मैप को फाइन उससे पेंसिल से फिल करना, मैप के लिए कोई भी ब्लू पेन यूज नहीं करना, कोई ब्लैक पेन यूज नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन आंसर को जब तुम हाईलाइट कर रहे हो, किसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो, नंबर्स के साथ ब्लैक पेन के साथ हाईलाइट बिल्कुल कर सकते हो, क्वेश्चन ब्लैक पेन से यूज लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ब्लैक पेन नहीं यूज करना बोर्ड में, कोई नहीं है, ऐसी मैंडेटरी है ही नहीं कि ब्लैक पेन यूज नहीं करना, हाईलाइट करो। हाँ, अननेसेसरी पूरा पेपर तुम ये सोच रहे हो कि ब्लैक पेन से यूज करके कर दोगे, वो गलत है, वो शायद ना भी चले। Medium of answering the paper. Suppose some of the students are there, they are going to give their exam in Hindi.
of science and social science, some of the students, they are going to give your exam in English. Krishan, you and especially the class 12 students who are giving their exam in Hindi, what is important, you have to write down here medium of answering the paper, you have to write down. ठीक है, तो सबसे ज्यादा सबसे, because the first impression is the last impression and it's very very important to fill this sheet very very carefully. Just read it once, आपको दिखाई देगा. सबसे पहले first you have to write down about your subject, then day and date of the examination. Be very strict. First write down the day, then write down the date. Day, comma, date. And what is important? Nothing is to be overwritten in this sheet. Nothing is to be overwritten. Okay? मतलब आपने लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. You are not going to fill it anything. आप यहाँ पर कुछ नहीं fill करोगे. It is written that whether scribe provided, no, because no one of you need any scribe. You all are well efficient. You don't need any scribe. Scribe में क्या होता है? जो जिनको मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है, जो नहीं देख सकते, तो they need a scribe to write down. ओके, सो नाउ शीट है, फिर फर्दर बाइफरगेट होंगी. हिंदी वाले बच्चों की शीट अलग चेक होने के लिए जाती है, इंग्लिश वाले बच्चों की अलग चेक होने जाती है. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, पेपर आपने हिंदी में दिया है, इट्स अ हाई चांस कि आपका पेपर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है. So be very particular. If you are going to, then you have to write down the medium of answering the paper. Then it is write code number as written on the top of the question paper. There is a code at the top of the question paper. ठीक है, it is like 33/4/A. Something is it will be like that. You can when you will go through the previous year question papers, you will see that code. Okay, fill this code very very clearly. The number of supplementary answer books used. Suppose आपका पेपर इसमें कंप्लीट नहीं हुआ, you need one more supplementary.